बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इसके कटे हुए बालों से पता चलता था कि वो किसी बहुत ही मॉडर्न घराने से ताल्लुक़ रखती है और उसके नरम हाथ ये बताते थे कि इसने ज़िंदगी में मेहनत और मशक्क़त का कोई काम नहीं किया है। मगर आप तो कहते हैं कि वो गुलाम जलानी के गिरोह में शामिल थी। वो लाया था ना उसे। मैं इसी वजह से ये बात कह रहा हूँ। ऐन मुमकिन है मेरा ये अंदाज़ा गलत हो। अखबार वाले इसकी तस्वीर ले गए होंगे थाने से। नहीं, मैंने DSP मन्नान से बात की थी। वो इस बात के हक में नहीं है, बल्कि वो तो परेशान ही हो गया है कि कह रहा था कि तस्वीर छपने से शहर में खौफो हरास फैलेगा। खौफो हरास तो बंगश साहब खबर छपने से भी फैल सकता है। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। मेरा ख्याल है कि इंतजामिया इस खबर को अखबार में शाया नहीं होने देगी। ये बड़ी ही जल्जला खेज खबर साबित हो सकती है। लोग सड़कों पर निकल आएंगे। सियासी पार्टियां इस बहाने यहाँ हर तरफ हंगामा बर्पा कर देंगी। कौन पूछेगा कि वो एक मुजरिम की साथी थी। हाँ, ये तो है, मन्नान साहब ठीक कहते हैं। ये खबर तो दबा ही देनी चाहिए। अब वो लोहारी थाने वाले क्या करेंगे? वो आज रात उसे खामोशी से किसी जगह दफन कर देंगे। इसके सिवा और क्या हो सकता है? उसका कोई वाली वारिस तो सामने आया नहीं। आए भी तो इसे कौन पास फटकने देगा? मगर बंगश साहब, ये तो मालूम होना चाहिए कि इस पर ये जुल्म किसने किया है। वो तो होना ही चाहिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश वो जरूर करेंगे। जी हाँ, मुजरिमों को पकड़ना तो चाहिए, वरना इस तरह तो हर रोज कोई ना कोई लाश सड़कों पर पड़ी मिलेगी। वो डलो साहब क्या कहते थे? अरे वो तो बस परेशान ही हो गए। ये मोटी मोटी गालियां दे रहे थे इस गुलाम जलानी को। ये कहकर बंगश साहब हंसे। हाँ, वो तो बेखबरी में ही मारे गए थे ना। कोई पूछता कि डलो साहब आपका क्या नाता है गुलाम जलानी से, तो वो क्या जवाब देते? खबर दे गए कि कोई ऐसी वैसी बात हो तो मैं इन्हें बता दूंगा। अच्छा, उनका फोन नंबर जरा मुझे बता दें, उनसे दिल लगी ही होगी। मैं पूछता हूँ उनसे कि हजरत आप गुलाम जलानी के पुश्त पनाह कब से बने हैं? अरे नहीं खकान साहब, वो कहीं नाराज ही ना हो जाएं। बाबा, वो बहुत बड़े और बहुत ही बारसूख आदमी हैं। हमें अपनी नौकरी का भी तो ख्याल रखना है ना। वक्त देखे ना कौन सा जा रहा है। आप फिक्र न करें, वो मुझे जानते हैं। बस जरा उनका नंबर मुझे बता दें। मैंने इसरार किया। बंगश ने कमाल सादगी से मुझे डलो साहब का फोन नंबर बता दिया। वो मैंने अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया। अच्छा बंगश साहब, खुदा हाफिज, आपने आज हमारी सारी बोरियत दूर कर दी। आपकी बातें बहुत दिलचस्प होती हैं। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने तो यूं ही अटकल पच्चू हाथ मारा था, मगर पंजा बहुत ही अच्छा आ रहा। चंद लम्हों तक मैं कैबिन में खड़ा इस सूरत हाल पर गौर करता रहा और फिर मैंने वो नंबर घुमा दिए जो मुझे बंगश ने बताए थे। वो किसी का घर का था। फोन किसी खातून ने उठाया। मेरे इस्तफसार पर वो बोली, ठहरे मैं इन्हें इतला देती हूँ। कुछ ही देर बाद मुझे डलो साहब की आवाज सुनाई दी। हेलो चौधरी साहब, कहाँ बैठे हैं आप इस वक्त? इन्होंने मेरी आवाज पहचान ली। बड़े मसरूर लहजे में बोले, ओए हाशिम यार, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी आवाज फिर सुनने को मिल गई है। मैं तो समझा था कि बेड़ा गर्क हो गया, मगर फिर वो लोग जल्दी वापस आ गए। वो खाली हाथ थे। अच्छा हुआ आप भाग निकले थे। अभी मेरी रस्सी तंग नहीं हुई है। मैं आपसे फौरन मिलना चाहता हूँ। चौधरी साहब, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं तो नहीं बता सकता, टेलीफोन महफूज नहीं है। ओए लानत भेज इस एहतियात पर। मगर खैर, तुम इधर शाहनूर स्टूडियो की तरफ आ जाओ। मैं सड़क पर ही गाड़ी लेकर खड़ा होऊंगा। ठीक 1 बजे आ जाओ। अब 12:30 बज रहे हैं। बहुत बेहतर, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया और सर पर टोपी अच्छी तरह जमाकर मैं कैबिन से बाहर निकल आया। सामने ही एक टैक्सी खाली हो रही थी। मैं भागकर इसमें जा बैठा। चल यार, मुझे इधर शाहनूर स्टूडियो ले चल। ड्राइवर ने गहरी गहरी नजरों से मुझे देखा। वो समझा शायद मैं भी फिल्मों में काम करता हूँ। इसने गाड़ी बड़ी सड़क पर डाली और हवा हो गया। कोई आधा फरलांग का फासला
फासला तय करके वो बोला, उधर आप फिल्मों में काम करते हैं? नहीं भाई, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तकसीमकार, कोई फिल्म खरीदने का इरादा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप, ये भी अच्छा कारोबार है आपकी, तो फिर उधर बड़ी वाकफियत होगी। हाँ क्यों नहीं, मगर मैं इस धंधे में ज्यादा पुराना नहीं हूँ। मैंने इसकी गुफ्तगू का मकसद समझते हुए कहा, साहब जी कोई छोटा मोटा पार्ट मुझे भी दिला दें किसी फिल्म में, बड़ा शौक है मुझे अदाकारी का। मैंने इसके चेहरे पर पहली बार नाकदाना निगाह डाली, बस यूं ही सा अनपढ़ आदमी था वो, न मुंह न मथा, मगर शौक की बात है, इसकी कोई बहुत पुरानी आरजू एकदम उबर कर इसके माथे में गोली की तरह आ लगी थी। वो मेरे पीछे ही पड़ गया कि जिस तरह भी हो सके मैं उसे फिल्मों में काम दिला दूं। जब मैं किसी तरह भी इससे पिंडा न छुड़ा सका तो मैंने कहा, ठीक है यार, तुम कल मुझे शाम को 5 बजे इधर शाहनूर स्टूडियो में मिलो, मेरा नाम हाशिम अली है, मैं तुम्हें किसी प्रोड्यूसर से मिला दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब, मैं आपका एहसान उम्र भर न भूल सकूंगा। इस वक्त तक हम शाहनूर स्टूडियो के कुर्बो जवार में पहुंच चुके थे। अचानक मुझे ढलों साहब की कार बाएं हाथ खड़ी नजर आई। मुझे यहाँ उतार दे भाई, मेरे एक दोस्त खड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा। ये कहकर मैंने गाड़ी से उतरकर उसे किराया देना चाहा, मगर वो अल्लाह का बंदा तो मुझे पल्ले से पैसे देने पर आमादा था। बोला, मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं आप, ये गाड़ी आप ही की तो है, मैं कल शाम को 5 बजे आ जाऊंगा। ये कहकर इसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। ढलों साहब मुझे देख चुके थे, इन्होंने कार का पिछला दरवाजा खोला तो मैं उनके पास जा बैठा। कार एकदम आगे चल दी, इसकी रफ्तार 50-60 मील से किसी तरह कम नहीं थी। इतनी तेजी की क्या जरूरत है, बल्कि किधर का इरादा है? हम इधर कोट लखपत की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से तो मैं भी मशकूक हो गया हूँ हाशिम खान। मुझे अफसोस है चौधरी साहब पर ये कैसी आंधी चली है। रीटा के साथ आसिया भी तो थी। मुझे अफसोस है हाशिम खान, हमारा हमवार ओछा पड़ा है। रात बड़े साहब ने पुलिस की खंचाई की और हैरत की बात है कि इन्होंने इन दोनों लड़कियों के बारे में इन्हें भी कुछ नहीं बताया। वो ला इल्मी का इजहार करते रहे। इस पर बड़े साहब ने इस मन्नान को खूब गालियां दी। मेरे सामने की बात है, मेरा ख्याल है कि अपनी नौकरी बचाने के लिए इन्होंने रीटा को लबे सड़क फेंक दिया था। वो बेचारी पहले ही अधमुई हो चुकी होगी। यही हुआ है, इसका दर्द हाथ से बढ़कर दवा हो गया। वो उनके तशद्दुद से जब मर गई तो इन्होंने घबराकर उसे सड़क पर फेंक दिया। मगर वो आसिया कहाँ है, मुझे तो अब इसकी फिक्र मार रही है। यही तो रोना है, वो लोग बड़े साहब को भी धोखा दे गए। मेरा ख्याल है कि आज 2-4 और पुलिस अफसर मुअत्तल हो जाएंगे। बड़े साहब बड़े नाराज हो रहे थे, मगर उनके गमो गुस्से का हमें क्या फायदा पहुंचा चौधरी साहब। उन लोगों ने तो तैश में आकर रीटा को खत्म कर दिया। अब क्या होगा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं साहब, वो तो इसे भी जान से मार देंगे, वो यही करेंगे। मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है वो बिल्कुल महफूज हो। वो बीमार भी तो बहुत थी, ऐन मुमकिन है वो अभी तक किसी अस्पताल में हो। वो कौन सा अस्पताल हो सकता है ढलों साहब, मुझे बताएं। मैं इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने बिलखते हुए कहा, मेरी आंखों तले अंधेरा छा रहा था, हर शय मुझे तारीकी में डूबती दिखाई दे रही थी। वक्त मेरे साथ एक और चाल चल गया था, आसिया के सिवा मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था। मेरी सारी पिचेती रायगा जा रही थी। हिम्मत न हारो हाशिम खान, ये भी तो देखो, एक तरफ तुम हो यको तन्हा और दूसरी तरफ वो हजारों की तादाद में हैं और कदम कदम पर वो तुम्हारा खुरा नाप रहे हैं। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी कि तुमने इतने सारे शिकरों को बेबस कर दिया है। तुम्हें यूं अब दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ये कहकर इन्होंने मेरा कंधा थपथपाकर अपने तलाई सिगरेट केस मेरे आगे कर दिया। इधर कोट लखपत क्यों जा रहे हैं आप? मैं वहाँ से चौगोठ चला जाऊंगा, वहाँ कई काम अधूरे पड़े हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है फिर? मैं कल सुबह फिर आऊंगा, मुझे इस फोन नंबर पर मिल लेना। मुझे यकीन है कि बड़े साहब आज कुछ न कुछ जरूर करेंगे। वो आसिया को बरामद कर लेंगे, बशर्ते कि वो जिंदा हुई तो। वो जिंदा है, वो जिंदा
जिंदा रहेगी, तुम परेशान न हो। हाशिम खान वो इस पर हाथ नहीं उठाएंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं डलो साहब, मुझे यकीन है इसकी बीमारी ही इसकी ढाल बन गई। ये कहकर इन्होंने बाहर भागते मंजर पर नजर जमा दी। कुछ ही देर बाद हम कोट लखपत जा पहुंचे। डलो साहब ने एक बंगले के सामने कार रुकवाई और बोले, बरकी इनको शहर छोड़ो, इनका ठिकाना भी देखा, किसी वक्त भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है डलो साहब, मैं तो हर रात नए बिस्तर में सोता हूँ। हर सुबह मेरी आंख अजनबी घर के अजनबी तकिए पर खुलती है। मेरे ठिकाने की क्या बात करते हैं, मैं टैक्सी में जाता हूँ। ये कहकर मैं उनकी कार से उतर गया। डलो साहब मेरी ये बात सुनकर परेशान हो गए। बोले, मैं क्या करूँ हाशिम खान, खुदा की कसम मैंने अपना पूरा जोर लगाया है। अल्लाह पर भरोसा रखें और ठहरें, आपको रुपयों की जरूरत होगी। ये कहकर इन्होंने अपना ब्रीफ केस खोलकर नोटों की एक गड्डी मेरे आगे कर दी। जी नहीं, बहुत से हैं मेरे पास, जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मांग लूंगा, फिर भी ये मेरी तरफ से रख लो। हाशिम खान तुम मुझ पर अपने सगे भाई की तरह भरोसा कर सकते हो। मेरे दिल में तुम्हारी इतनी कदर है कि मैं बता नहीं सकता। ये रख लो। नहीं, मुझे अभी जरूरत नहीं है, बहुत रुपया है मेरे पास। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर मैं वहाँ से पीछे हट आया और फिर करीब से गुजरती एक टैक्सी में बैठकर मैं इसी वक्त राजगढ़ जा पहुंचा। दरवाजा सलोनी ने खोला। मुझे देखकर वो खिल उठी, बोली, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। वो आपकी माजदा कुछ देर पहले वापस आई है। वो अकेली है या कोई और भी इसके साथ है? नहीं, वो तनहा है, एक पूरा कमरा इसने संभाल रखा है। वैसे वो अर्शी पर बहुत जान छिड़कती है। क्या हाल है अब इसका? बेहतर है, बुखार भी अब कम है। अब वो जाग रही है। और वो हमारा यार, वो तो अर्शी की पांति बैठा है, सुबह से इसके पांव दबाता रहा है, बड़ी खिदमत कर रहा है इसकी, जैसे कोई जान मरीद होता है ना, वैसी ही इसकी हालत है। अर्शी की जरा सी हाय पर घबरा जाता है और मुझे दौड़ाने लगता है। ये करो सलोनी, वो करो सलोनी। इसे तो अर्शी ने अपनी उंगली पर लपेट लिया है, इतनी जान मरीदी रास नहीं आ सकती। ये कहकर मैं इसके कमरे में जा घुसा। सलोनी ठीक कहती थी, अभी तक इसी तरह अरूशी की पांति बैठा था और अरूशी रानी बनी पलंग पर बैठी थी कि अपने सर के नीचे वो ये बड़ा सा गोल तकिया रखे हुए बड़ी निशीली नजरों से आबी को देख रही थी। मुझ पर नजर पड़ते ही दोनों संभल कर बैठ गए। अच्छा, तो तुम अभी तक सुबह से इसकी पांति बैठे हो, इतने फरमा गुजार हो गए हो मिस अर्शी के? मैंने ब्रीफ के कुर्सी से उठाते हुए कहा। अभी कुछ जीप सा गया। अर्शी भी खज्जल हो गई, उसने लिहाफ ऊंचा कर लिया। इसकी तबीयत भी तो बहुत खराब थी। हाँ ये तो है। अब क्या हाल है मिस अर्शी? अच्छी हूँ जी, अब तो बुखार भी कम हो गया है। जीना सीखो मिस अर्शी। मगर मिस अर्शी क्यों? मैं तुम्हें मिसेज आबी क्यों ना कहूँ? पक नहीं होए, हमारी पाक मोहब्बत का मजाक ना उड़ा। ये बता, ये तू इतनी जल्दी वलायती सुअर कैसे बन गया? अभी सिगरेट मेरी तरफ उछाला। आज तो यार जी बहुत ख्वार हुआ हूँ, मैं अभी बताता हूँ। भाई इनके लिए खाना तो ले आओ। मिस सलोनी देखती नहीं हो, भूखे दिखाई देते हैं। हाशिम खान साहब, खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कहने वाला था, मैंने अपने गम की भड़की आग पर सब्र का छींटा मारते हुए कहा। इनके सामने मैं मुंह बसोर कर बैठता तो ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती थी। सलोनी अभी वहीं खड़ी थी कि मेरी आवाज सुनकर कमरे में दाखिल हुई। इसको सामने देखते ही मैं कुर्सी से उठ गया। अरे माजदा आप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रात कहाँ थी आप? वो कुछ नहीं बोली, सामने खड़ी बराबर मुस्कुराती रही। वो यूं मुस्कुराए जा रही थी जैसे इसके सिवा वहाँ और कोई भी नहीं था। कहाँ थी आप? सुबह भी हमने नहीं देखा आपको। आपका काफिला तो यहाँ सुबह उतरा था, मुझे सब कुछ मालूम हो गया था। आबी साहब का नाम सुनकर मैं समझ गई थी कि कौन कौन से बुजुर्ग यहाँ आएंगे। आप ठीक कहती हैं, बैठे। आपकी सहेली तो बहुत बीमार हो गई, आपके साथ रहकर कोई कैसे तंदुरुस्त रह सकता है? जनाब हाशिम साहब, मैंने इसको अपने असली नाम से मुखातब करने से रोक दिया। वो कुछ हैरान तो हुई मगर जल्द ही संभल गई।
आए जरा आपके कमरे में चलते हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करना है। ये कहकर मैं तेजी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। वो तीसरे कमरे में ठहरी हुई थी। जब मैं इस दरवाजे में दाखिल हुआ तो इसने दरवाजा अपने पीछे बंद करके कुछ ऐसे वालहाना वारफतगी का इजहार किया कि मैं हैरान रह गया। आपको मैं बहुत याद करती रही हूँ जिलानी, आप बहुत जालिम हैं। उस रोज की इतनी सारी रखाई के बाद ये सलूक मुझे हैरान करता है। इस दिन मैं बहुत उलझी हुई थी जिलानी, आपके सामने खुद को मैं मुजरम समझती थी। मुझे आपसे खौफ आ रहा था, मुझे माफ कर दें। मैंने आपसे कहा भी था कि वो मेरा माल नहीं था जिसे आप आहू के घर से ले आई थी। फिर भी आपकी हैसियत मशकूक हो गई। आहू आपका और ज्यादा दुश्मन बन गया। हाँ ये तो है, मगर मेरा तो सारा जमाना दुश्मन हो रहा है। बैठे, मैं आपको बताऊं कि मुझ पर क्या बीत गई है। ये कहकर मैंने उसे अपने करीब ही बिस्तर पर बिठा लिया, मगर वो फौरन ही उठ गई। बोली, आपका सूट खराब हो रहा है, आप कपड़े बदल लें। इतने ज्यादा कपड़े नहीं हैं मेरे पास, मगर मेरे पास हैं। मैंने आपके लिए कुछ ही दिन पहले 3 जोड़े खरीदे थे। मेरे लिए ये किस तरह हो सकता है? मुझे मौहूम सी उम्मीद थी कि आप किसी दिन मुझे अचानक ही मिल जाएंगे। ये कहकर उसने एक ट्रंक खोला और इसमें से एक बोस्की का सूट निकालकर मेरे आगे रख दिया और कमरे से निकल गई। मैंने वहीं खड़े खड़े वो कपड़े बदले और फिर कमरे की ठंडक से बचने के लिए लहाफ ओढ़कर लेट गया। वो कमरे में आकर मेरा सूट तय करने लगी तो इसकी जेबों में भरी नोटों की गड्डियां टटोल कर बोली, इतने रुपए साथ लिए फिरते हैं, आप कोई जेब कतरा मिल गया तो जान ही ले जाएगा आपकी। सब चलता है माजदा जी, हमें तो अपना मरन जीन साथ ही रखना पड़ता है। सूट को संभाल कर अलमारी में रखें और ताला लगा दें। उसने मेरे कहने के मुताबिक अमल किया और फिर वो संभल कर मेरे पास बैठ गई। हाँ, अब बताएं कि आप पर क्या बीती है। पहले मुझे ये बताएं कि इस रोज मन्नान DSP को आपने क्यों छोड़ दिया? वो दरअसल मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी जिलानी साहब। पहले तो वो मेरी मिन्नत समाजित करता रहा, फिर इसने मुझे ऐसी ऐसी धमकियां दी कि मैं डर गई और मैंने इसको रिहा करने के बजाय मकान से सामान उठाया और वहां से निकल गई। अच्छा, फिर वो वहां से कैसे निकला? मैंने जब अपना सामान एक और मकान में मुंतकिल करके नसीर साहब की निगरानी में दे दिया तो फिर मैंने पुलिस स्टेशन फोन करके उनसे कह दिया कि वो मनान साहब को वहां से निकाल लें। आपको ये ख्याल ना आया कि मुझे आपके पास वापस आना था? मुझे मालूम था और इसीलिए मैंने सारा दिन गुजार कर शाम के 4:30 बजे इन्हें इतला दी थी कि इस अरसे में आप वहां से होकर वापस जा चुके होंगे। आपको मालूम है कि नसीर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। मुझे पता है उसे गिरफ्तार हुए 4 दिन हो चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ मिस अर्शी के पास आ गई थी और आपका सामान वो इसी मकान में है और वो मकान उधर नूर कॉलोनी में है, मगर मेरी कोई काम की चीज वहाँ नहीं थी। आपका मतलब रुपए पैसे से है? हाँ, वो मैंने पहले ही बैंक में रख दिया था। ये अच्छा किया है आपने। अब मेरी सुने कि मैं किन हालात से गुजरा हूँ। ये कहकर मैंने वो तमाम वाकयात उसे बता दिए जो अब तक मुझे पेश आ चुके थे। वो बड़े गौर से मेरी बातें सुनती रही। जब मैं खामोश हुआ तो वो बोली, इसका तो ये मतलब है कि आसिया के बारे में मन्नान से बहुत कुछ मालूम किया जा सकता है। वो सब कुछ जानता होगा। इसका मुअत्तल होना बिला वजह नहीं है। मैं भी यही महसूस करता हूँ। मैं इस चूहे को फिर पकड़ सकता हूँ, मगर इसका कोई फायदा ना होगा। वो कभी मान कर नहीं देगा कि आसिया के बारे में उसे कुछ मालूम है। मेरी ये बात सुनकर वो किसी गहरी सोच में खो गई। मुझसे अब वो नजरें नहीं मिला रही थी। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, मैं मन्नान से सब कुछ उगलवा सकती हूँ। क्या मतलब आपका? क्या असर है इस पर? बस किसी तरीके से मैं उस पर असरअंदाज हो सकती हूँ। अजब बात करती हैं आप। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं छुड़ाया है अब तक? वो कोई इतना अहम आदमी नहीं है। वो तो हर कदम पर मेरी मोहताज रहा है। वो कुछ भी नहीं है, हालांकि मैं इसकी तरफ बड़ी थी कि वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा। क्या किया है इसने? कुछ भी नहीं। वो मुझे मायूस ही करता रहा। वो इंतहाई घटिया आदमी है। इसको मैंने खुद गिरफ्तार होने दिया है। वो मुझसे सारी दौलत छीन लेना चाहता था और मेरी इज्जत भी। क्या मतलब है? यानी आपका इससे कोई ताल्लुक कायम नहीं? मैं उस
शोहदे को इतनी आजादी नहीं दे सकती, फिर वो कैसे आपके साथ चिपका रहा। बस ऐसे ही मुझे एक नाम निहाद शौहर की जरूरत थी, पर इसके नाम का बोर्ड लगाकर मैं वक्त गुजारती रही, वरना तन्हा तो इस शहर में दावत समझी जाती है। तो ये बात है, मगर उस मन्नान का क्या किस्सा है? देखें, मन्नान पर मेरा ये एहसान है कि मैंने उसकी जान छुड़ा दी थी। बाद में मैंने इसको अपनी सहेली के बारे कुछ बता भी दिया था। दरअसल नसीर साहब की वजह से फिल्मी अदाकारा भी मेरा तारफ हो चुका है और वो मुझ पर बहुत ही मेहरबान है। मैंने मन्नान से अपनी जान बचाई थी। वो अलमास मुझे इतनी अच्छी तोहफों से लाद दिया था, इसके घर मेरा आना जाना था। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि इस मन्नान से इसका गहरा याराना है। उस अलमास का और मन्नान कोई बात टाल नहीं सकता। अलमास से कहकर ही मैंने नसीर को चक्कर में गिरफ्तार करवा दिया है और अब मन्नान मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता। अच्छा, फिर इससे मैं क्या नतीजा निकालूं? नतीजा तो आप निकाल चुके हैं। वो अलमास इस मन्नान से आज ही मालूम कर लेगी कि आसिया कहाँ है। अभी इसके पास जाएं। अभी नहीं, मैं रात को 10 बजे आपको इसके पास ले चलूंगी। बहुत खुश होगी वो आपसे मिलकर। नहीं यार जी, ये पत्थर ना उठा सकोगी। कोई बात नहीं, इसने हंसते हुए कहा। वो भी खिलखिलाकर हंस दी। ऐन इस वक्त दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। खातूने मोहतरम, बंदा हाजिर है, आए माजिदा आप भी। मैं तो खा चुकी हूँ, पर खैर चले, मैं आपका साथ दूंगी। अभी मेरे साथ ही कमरे से बाहर आ गई और हम दोनों तमाम करने जा घुसे। सलोनी ने बहुत उम्दा इंतजाम कर रखा था। खाने का हर चीज मौजूद थी जिसे मैं पसंद करता था। खाने से फारग होकर मैं फिर अर्शी के कमरे में जा घुसा। एक अपनी टांग फैलाए इसके पलंग की पाइंती बैठा था तो इधर ही नथी होकर बैठ गया है। अब उठ भी जा। तुझे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा है। मैंने आबी को जरा सख्त लहजे में कहा, भाई ये क्या तरीका है बात करने का? देखते नहीं हो आबद की? वो एक आंख बड़ी अयारी से दबाकर मुस्कुरा रहा था। ये आबद कौन है? उल्लू का चरखा। ये कहाँ से आ गया है बीच में? मैंने बड़े गुस्से से कुर्सी पर बैठकर कहा, वो भी आ जाएगा, बस तू किसी मौलवी को बुला और हमारा निकाह पढ़ा दे। मैं इधर जमकर बैठा हूँ, सहरा भी लेना है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मिस? वो इस वक्त लिहाफ में मुंह ढांप कर लेटी थी। हैरत, इसने सुबह से पाँव पलंग से नीचे नहीं उतारा था। मुझे तैश आ रहा था। वो मिसल सादक आती थी कि आग लेने आई और कोई इससे पूछे कि तू कहाँ की मुगलजादी है, कोई अप्सरा शप्सरा है कि आबी पर कब्जा जमा बैठी है। हाल तो अच्छा भला है। खैर चल, मैं तेरी भी राम कहानी सुन ही लूं। मुझे पता है तू मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फूंक क्यों नहीं देता है इस शहर को जो तुझे ले डूबा है। ये कहकर वो अर्शी के पलंग से उतरा और सलोनी को बुलाकर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मुझे जरा ड्राइंग रूम में बिठा दो मिस सलोनी। वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस दी। इसे ड्राइविंग रूम नहीं, ड्राइंग रूम कहते हैं जनाबे अली। पता नहीं क्या कहते हैं इसे। दरअसल मेरी टांग जख्मी है ना, इसलिए मैं कोई बात सही तौर पर समझ नहीं सकता। तेरा दिमाग तेरी टांग में फिट है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने सलोनी को हटाकर खुद इसे सहारा देते हुए कहा। बस कुछ ऐसी ही बात है यार, मेरी टांग में दर्द जिगर हो रहा है, बड़ी मुसीबत में हूँ। सलोनी ने इसकी रहनुमाई करके इसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। वो बहुत ही सजा सजाया कमरा था जिसकी आराइश पर किसी ने वाकई अपने उसने ज़ौक़ का मुजाहरा किया था। ये दरवाजा बंद कर दे गुड़िये और तू जा उधर बैठ। मैंने सलोनी को कमरे से धकेल कर बाहर निकाला और दरवाजा बंद करके आबी के पास सोफे पर बैठ गया। ये नाटक बंद नहीं करेगा तू? ये सूजी क्या है तुझे उसके साथ बंद कर बैठने की? तो मुझे अच्छी लगती है यार, पर दफा कर, तू क्यों गम करता है? प्यारे, हम तो सफर में हैं। ये 2 घड़ी की छांव है, इसके तले बैठ कर आगे चल देंगे। मगर तू तो इस मकान को खरीदने की कह रहा था। इस
बारे में मैं बहुत संजीदा हूँ, हो सके तो इसका सौदा कर ले। हमें शहर में रहने के लिए मकान की सख्त जरूरत है। किसी मुलाजिम को इधर बिठा देंगे, मगर वो फरखंदा बेचेगी तो जब ही खरीदेंगे ना। अच्छा खैर, अब ये बता के मामला क्या बना है, इस आसिया का कुछ पता चला? नहीं यार, यही तो रोना है। ये कहकर मैंने उसे भी तमाम वाकयात से आगाह कर दिया। वो टुकर टुकर मेरा मुंह तकता रहा। मैं चुप हुआ तो वो बोला, यार इतना कुछ हो गया और तूने मुझे अब ये सब कुछ बताया है। इस रीटा की बेमिसाल वफा का ये इनाम दिया है तूने इसे। मैं क्या करूं, मेरे बस में क्या था। अभी वहाँ हालात ही ऐसे हो गए थे। देख, मेरे लिए एक टैक्सी रोक, इधर नौलखा चर्च का पादरी पीटर मुझे जानता है। मैं ऐसे ही एक दिन एक दोस्त के साथ उधर चला गया था। अपना नाम मैंने इसे एडवर्ड बताया था। वो समझता है कि मैं ईसाई हूँ। मैं इसके पास जाता हूँ, वो रीटा की लाश ले लेगा। उसे मैंने चर्च के लिए 10,000 रुपया भी दिया था। अच्छा, अगर ये बात है तो तुम अभी चले जाओ और जिस तरह भी हो सके इस बदनसीब की लाश उनसे ले लो। उसे कोई कब्र भी ढंग की ना मिली तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अभी वो इसे लावारस समझकर किसी गड्ढे में दबा देंगे। हाँ, वो तो यही करेंगे। तू कोई टैक्सी रोक, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। कोई फालतू कपड़े हैं तेरे पास? ओए, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। सामान तो हम उधर अस्पताल में छोड़ आए हैं। ठहरे, तुझे माजदा से एक जोड़ा ले देता हूँ। कुछ ही देर बाद अभी अपना भरा हुआ पिस्तौल कमीज के नीचे कमर से बांधकर टैक्सी में जा बैठा और नौलखा चर्च की तरफ चल दिया। वो मुझे उम्दन अपने साथ नहीं ले गया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।